एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय का हाफ ईयरली एग्जाम सैंपल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम, कक्षा, सेक्शन और अनुक्रमांक लिखना है, यानी कि रोल नंबर। फिर यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत और पूर्णांक है 80। सामान्य निर्देशाः, यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं इस पेपर से संबंधित। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंडः का, पहले वाले खंड में अपठित दिया गया है जो कि 8 नंबर का है। दूसरे खंड में रचनात्मक कार्य दिया गया है जो कि 18 नंबर का है। तीसरे खंड में पठित, यानी कि आपने जो अपनी किताब में पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि है 33 नंबर का। फिर है खंड घ, यानी कि चौथा भाग, जिसमें कि व्याकरण का पार्ट है जो कि 21 नंबर का है। सबसे पहले यहाँ पर है खंड का। प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये 8 नंबर का है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, समझना है और इसी से संबंधित जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं। वसंतः ऋतुः ऋतुराजः कथ्यते। वसंत ऋतु को ऋतु का राजा कहते हैं। वसंते मानवानां शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति। वसंत में मनुष्यों के शरीर में नए रक्त का संचार होता है। स्वास्थ्यस्य दृष्ट्या अयम कालः सर्वोत्तमः कथ्यते। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सर्वोत्तम होता है। जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। लोग प्रसन्न होते हैं। ते प्रातः सायं च उद्यानेषु भ्रमन्ति। वे सुबह और शाम बगीचे में घूमते हैं। नराः नार्यः च मिलित्वा गीतानि गायन्ति क्रीडन्ति च। नर और नारी मिलकर गीत गाते हैं और खेलते हैं। प्रसिद्धाः होलिका उत्सवः अस्मिन् एव ऋतौ भवति। प्रसिद्ध होली का उत्सव इस ही ऋतु में होता है। कृषकाणां गृहेषु महान हर्षः भवति। किसानों के घर में बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशियां होती हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें। पहला दिया गया है, कः ऋतुराजः कथ्यते। कौन ऋतुराज कहलाता है, ऋतुओं का राजा कहलाता है? इसका उत्तर है वसंतः। कदा मानवानां शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति। कब मनुष्यों के शरीर में नए रक्त का संचार होता है? इसका उत्तर है वसंते, यानी कि वसंत के समय में। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दें। वसंत काले नराः नार्यः च किम कुर्वन्ति। वसंत के समय में नर और नारी क्या करते हैं? इसका उत्तर है वसंत काले नराः नार्यः च मिलित्वा गीतानि गायन्ति क्रीडन्ति च। तीसरा है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। पहला है, हर्षः अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ पर बताना है कि हर्ष, इसके लिए कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प है महान, महतः, महानतः। तो हमने यहाँ पर देखा था पैराग्राफ में, महान हर्ष, हर्ष के लिए प्रयुक्त विशेषण पद है महान। यहाँ पर महान को टिक करेंगे। भ्रमन्ति अस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। भ्रमन्ति, इसके लिए कौन सा कर्ता पद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है? सह, ते या फिर वयम। तो देखो पैराग्राफ में है, ते प्रातः सायं च उद्यानेषु भ्रमन्ति। तो सही उत्तर होगा ते यानी कि वे। पुरातनम अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। पुरातन यानी कि पुराना, इसका विलोम पद क्या होगा? तो यहाँ पर है नूतनम रक्तम वसंते। सही पद होगा नूतनम, नूतनम यानी कि नया। ते प्रातः सायं च उद्यानेषु भ्रमन्ति अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम। वे सुबह और शाम बगीचे में घूमते हैं। यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है ते च
भ्रमंती। तो भ्रमंती यानी कि घूमना, ये कार्य है, क्रिया है, तो यहाँ पर क्रियापद होगा भ्रमंती। इसके बाद है खंड खा, रचनात्मकम कार्यम। प्रश्न संख्या 2, प्रातः भ्रमण स्वास्थ्याय आवश्यकम इति विषयम अधिकृत्य मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषयाम दत्तैः शब्दैः पूरित्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस विषय में मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करके पुनः पुस्तिका में लिखें। ये प्रश्न है 5 नंबर का। तो यहाँ पर एक पत्र दिया गया है जो कि मित्र के लिए लिखा गया है। इसका विषय है कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये अपूर्ण है, इसे पूरा करने के लिए यहाँ मंजूषा में पद दिए गए हैं। तो उपयुक्त पद को चुनकर इन्हें पूरा करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पूरे पत्र को लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले पता यानी कि एड्रेस लिखा हुआ है, तिथि आपको भरना है, तिथि यानी कि डेट, फिर है प्रिय मित्र सलिल, सप्रेम नमो नमः, प्रिय मित्र सलिल प्रेम के साथ नमस्कार। अत्र कुशलम तत्र, यहाँ रिक्त स्थान में होगा अस्तु यानी कि हो, यहाँ कुशल है वहां भी हो। तव्या, इस रिक्त स्थान में होगा लिखितम यत, त्वम यहाँ पर हो जाएगा आलस्य युक्तः जातः, तुम्हें लिखता हूँ कि तुम आलसी हो गए हो। एतत् तु न शोभनीयम, यह तो अच्छी बात नहीं है। आलस्यस्य त्यागः तु अनिवार्यः, आलस्य का त्याग करना तो आवश्यक है, अनिवार्य है। एतदर्थम प्रातः, यहाँ पर हो जाएगा भ्रमण आवश्यकम, इसके लिए सुबह घूमना आवश्यक है। प्रातः भ्रमणेन जनः सक्रियः भवति, सुबह घूमने से लोग सक्रिय होते हैं। भवान मम एतम, यहाँ पर हो जाएगा परामर्श, मनसी अवधार्य भ्रमणाय गमिष्यति इति में आशा, आप मेरे इस परामर्श को मान करके ध्यान में रख करके घूमने जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मातृप्रीतिभ्याम मम प्रणामः, माता पिता को मेरा प्रणाम। भवदीयः मित्रम अनुजः, आपका मित्र अनुज। फिर है प्रश्न संख्या 3, मंजूषायाम प्रदत्तम शब्द अनुसारम सहायतया अधोलिखित संवादानाम रिक्त स्थानानि पूरयत। ये प्रश्न है 5 नंबर का। तो इस प्रश्न में संवाद दिया गया है, संवाद यानी कि दो लोगों के बीच में होने वाली आपसी बातचीत, और ये जो वाक्य हैं ये अपूर्ण हैं, इनको पूरा करने के लिए यहाँ मंजूषा में पद दिए गए हैं जिन्हें कि हमें उचित रूप से चुनकर लिखना है और पूरा करना है। तो यहाँ पर संवाद है, माता भोजनम दत्वा, माता भोजन देकर कहती है, गृहाण वत्स, पुत्र इसे ग्रहण करो या खाओ। पुत्रः दृष्ट्वा, पुत्र देखकर कहता है, ना खादिष्यामि, नहीं खाऊंगा। माता, माता कहती है, किमर्थम ना, यहाँ पर हो जाएगा खादसी, क्यों नहीं खाओगे। पुत्रः, पुत्र कहता है, एतत्, यहाँ पर होगा हरित शाकम अहम ना खादिष्यामि, यह हरी सब्जी है, मैं नहीं खाऊंगा। माता कहती है, तुम कदापि, यहाँ पर हो जाएगा शाकम ना खादसी, तुम कभी भी हरी सब्जी नहीं खाते हो। पुत्रः, पुत्र कहता है, हरित शाकः रुचिकरः न भवति, हरी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। माता कहती है, हरित शाकः रोग निवारणाय लाभप्रदाः भवन्ति, हरी सब्जियां रोग निवारण के लिए लाभप्रद होती हैं। पुत्र कहता है, अहम न, यहाँ पर हो जाएगा खादामी, मैं नहीं खाता हूँ। मह्यम आलुकम यच्छतु, मुझे आलू दो। माता कहती है, प्रतिदिनम, यहाँ पर हम लिखेंगे आलूकस्य भक्षणम न उचितम, रोज आलू खाना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। पुत्रः, पुत्र कहता है, आम, हाँ। माता कहती है, ततः किमर्थम एतत् खादसि, फिर किस लिए इसको खाते हो। पुत्र कहता है, केवलम अद्य एव यच्छतु पुनः ना खादिष्यामि, केवल आज ही खाऊंगा या आज ही मांग रहा हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायाः पदम सहायतया च संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। इस प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसे देख करके 5 वाक्य लिखने हैं और मंजूषा में पद भी दिए गए हैं,
इन्हीं पदों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर पद है सुखी, अस्ति, क्षेत्रे, ते, परिवारः, सन्ति, एकः, बालकः, एका, कन्या, एषः, अत्र। तो सबसे पहले देखो ये किस चीज का चित्र है, ये एक परिवार है। तो यहाँ पर हम पहला वाक्य बनाएंगे एषः एकः परिवारः अस्ति। यह एक परिवार है। इस परिवार में कौन है, एक बालक है, तो यहाँ पर बन जाएगा अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ एक बालक है, बालिका भी है, तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे अत्र एका कन्या अस्ति। यहाँ पर एक कन्या है। ये लोग कहाँ पर खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, तो हम यहाँ पर बनाएंगे वाक्य ते क्षेत्रे सन्ति। वे खेत में हैं। ये सब बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ते सुखी सन्ति, वे सुखी हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 जो कि है 3 अंकों का, 3 नंबर का। मम विद्यालयः अस्मिन् विषये त्रयः वाक्यानि लिखत। मम विद्यालयः मेरा विद्यालय, इस विषय पर 3 वाक्य लिखें। मेरा विद्यालय, इस विषय पर आपको 3 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं, जैसे कि मम विद्यालयस्य नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयः अस्ति। आपके विद्यालय का जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य है मम विद्यालयः विशालः अस्ति। मेरा विद्यालय बड़ा है। तीसरा वाक्य है मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। इसके बाद आ जाता है खंड गा पठित अवबोधनम। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो आपने जो पुस्तक में पढ़े हैं उससे संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखिता नाम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह प्रश्न है 4 नंबर का। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, यह आपके पहले चैप्टर से लिया गया है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। एतत् चक्र चलनीयं कर्तव्यपथे वै नाविरम सततं चल इति भावना बोधयति। सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरति। इदं चक्र जीवने श्रान्ते आलस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। ध्वज में स्थित गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र हमेशा कर्तव्य पथ पर चलते रहो, रुको नहीं, निरंतर चलते रहो, इस भावना को दर्शाता है। सूर्य बिना रुके निरंतर चलता है। यह चक्र जीवन में थकान, आलस्य और प्रमाद का स्थान नहीं होता है, यह संदेश देता है। इससे संबंधित प्रश्न है धर्म चक्रम कम भावम बोधयति। धर्म चक्र किस भाव को बताता है? इसका उत्तर है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै नाविरम सततम चल इति भावम बोधयति। प्रश्न संख्या 2 है घन नील वर्णस्य चक्रस्य किम नाम भवति। गहरे नीले रंग के चक्र का क्या नाम होता है? इसका उत्तर है घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम भवति। सूर्यः कम विना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना रोज घूमता है या चलता है? सूर्यः विरामं विना नित्यम संचरति। अस्मिन् चक्रे कति अराः सन्ति। इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका उत्तर है अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7 अधोलिखिता नाम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। एकः श्रृगालः वनं गच्छति। एक लोमड़ी वन को जाता है। पश्यति द्राक्षालताम सा पश्यति द्राक्षाफलम। अंगूर की बेल को देखता है, वह अंगूर के फल को देखता है। उपरि उपरि लता दृश्यते च तत्फलम। ऊपर ऊपर लता देखता है और उसके फल को। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते। उसी क्षण उसी पल उसके मुख में पानी आ जाता है। किम च करोति। और क्या करता है? सह किम च करोति। और वह क्या करता है? इससे संबंधित प्रश्न है कः
वनम गच्छति। कौन वन को जाता है? उत्तर होगा श्रीगालः वनम गच्छति। श्रीगालः काम पश्यति। श्रीगाल यानी कि लोमड़ी क्या देखता है? इसका उत्तर होगा श्रीगालः द्राक्षालताम पश्यति। श्रीगालस्य मुखे किम जायते? लोमड़ी के मुंह में क्या आ जाता है? इसका उत्तर होगा श्रीगालस्य मुखे रसः जायते। द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यते? अंगूर का फल कहाँ दिखाई देता है? इसका उत्तर होगा द्राक्षाफलम लताशु उपरि दृश्यते। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। इसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। पहला है त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। 3 रंगों से युक्त ध्वज कहाँ सुशोभित होता है? इसका उत्तर है भारत मातुः हस्ते, यानी कि भारत माता के हाथों में। दूसरा है नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। मनुष्य या नर कितने वकारों से पूजित होता है? इसका उत्तर है पंचभिः, यानी कि 5। शुभम भवतु इति कः वदति। शुभ हो यह कौन कहता है? इसका उत्तर है आचार्य। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। दूसरे दिन कौन आए? यहाँ पर उत्तर होगा युवकौ, यानी कि 2 युवक। अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यम करोति स्म। दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करता था? इसका उत्तर होगा प्रयोगशालायाम, यानी कि प्रयोगशाला में। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते। इसका उत्तर होगा घटः, यानी कि घड़ा। फिर है प्रश्न संख्या 9। रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 प्रश्न हैं यहाँ पर, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक। पहला है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हमें गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहते हुए बहती है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा का कष्टानि सहमाना प्रवहति। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा जयतु कृषकः इति वक्तुम कान् प्रेरयति। वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। फिर है अस्माकं वत्सला भारत माता। हमारी वत्सला भारत माता। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा केशाम वत्सला भारत माता। प्रश्न संख्या 10 है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों का पर्याय पद लिखें, यानी कि पर्यायवाची पद लिखें। इसके लिए आपको दिए गए हैं 4 अंक। पहला पद है रिपुः, इसका पर्याय पद होगा शत्रुः। फिर है धनम, इसका पर्याय पद होगा अर्थम। बुद्धि, इसका पर्याय पद होगा प्रज्ञा। जलम, इसका पर्याय पद होगा सलिलम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11। अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे रिक्त स्थानों को पूरा करें। 4 अंक का ये भी प्रश्न है। पहला है प्रत्येक अस्मात् रिक्त स्थान पूर्वम एकः मंत्रः भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य नमस्कारात्। वयम प्रतिदिनम, यहाँ पर हो जाएगा सूर्य नमस्कारम करवाम। आदित्यस्य, यहाँ पर हो जाएगा नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने। एकेन, यहाँ पर हो जाएगा श्लोकेन सूर्यम नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि। प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखिता नाम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। नीचे लिखे श्लोक अंशों को यथा उचित जोड़ें। तो यहाँ पर 2 श्लोक अंश दिए गए हैं, इनको आपस में जोड़ना है। 2 नंबर का है ये। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम, इसके साथ में हो जाएगा वर्षम दत्त भारतम नाम भारती यत्र संततिः। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, इसके साथ हो जाएगा सा हेतुः सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। दीपकम पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। यह प्रश्न है 4 नंबर का। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक लिखना है
जो कि इस प्रश्न पत्र में कहीं पर भी ना दिया गया हो। इसके बाद है खंड घ, व्याकरण है, यहाँ पर व्याकरण वाला पार्ट इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उचितम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उचित उत्तर लिखें। पहला है मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मातरः। पितृ शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा पित्रा। अस्मद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा मत। अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा मई। मत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा मत्या। फिर है प्रश्न संख्या 15, अधोलिखिता नाम धातु नाम उचितम धातु रूपम लिखत। नीचे लिखे धातुओं का उचित धातु रूप लिखें। पहला है वस धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वस धातु का लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वससी। इसके बाद है नम धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा नमामः। वस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा वसतु। नम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप होगा नमन्तु। वस धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप होगा वसेयताम। तो इस तरह से आपको शब्द रूप और धातु रूप अपने व्याकरण में याद करना है। फिर है प्रश्न संख्या 16, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम विकल्पेन उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखें। यह प्रश्न है 4 नंबर का। तो यहाँ पर पहला है दा प्लस कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम भवति। दा में दा धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पद क्या बनेगा? विकल्प है दत्वा, दत्व, दत्तः। सही विकल्प है दत्वा। दा धातु में जब कत्वा जोड़ेंगे तो बनेगा दत्वा। फिर है लिख धातु प्लस तुमुन प्रत्यय युक्त पदम भवति। लिख धातु में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पद क्या बनेगा? लेतकम, लिखितुम, लिखतुम। यहाँ पर सही उत्तर है लिखितुम। गत्वा निम्न लिखितेषु प्रत्यय प्रयुक्तम। गत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, तुमुन या फिर ल्यप। सही उत्तर है कत्वा। गम धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो बनेगा गत्वा। पठितुम निम्नलिखितेषु प्रत्यय प्रयुक्तम। पठितुम इस पद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, तुमुन या फिर ल्यप। तो पठितुम में है तुमुन प्रत्यय, पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय बनेगा पठितुम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, 3 नंबर का है ये। अधोलिखिता नाम समया नाम शब्दा नाम लिखत। नीचे लिखे समय को शब्दों में लिखें। संस्कृत में लिखना है आपको। तो यहाँ पर समय दिया गया है 5:30 यानी कि 5:30। इसे संस्कृत में लिखेंगे तो होगा सार्ध पंचवादनम। इसके बाद है 4:15 यानी कि 4:15। संस्कृत में हो जाएगा सपाद चतुर्वादनम। 7 बजे 7 o'clock है तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तवादनम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, अधोलिखिता नाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे संख्याओं को संस्कृत में लिखें। 4 नंबर का प्रश्न है ये। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इन्हें संस्कृत में लिखना है। पहली संख्या है 18, इसे संस्कृत में कहते हैं अष्टादश। फिर है 19, इसे संस्कृत में कहते हैं नवदश या फिर एकोनविंशति। फिर है 32, इसे संस्कृत में कहते हैं द्वात्रिंशत्। 20, इसे संस्कृत में कहते हैं विंशति। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।